आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज 17 नवंबर है। कुछ याद आया आपको? दरअसल 17 नवंबर 2019 को ही चाइना के हुबे प्रांत में कोरोना का पहला केस सामने आया था। खैर, कोरोना को लेकर अब चिंताएं कम हो रही हैं जैसे जैसे वैक्सीन पर अच्छी खबरें आ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। यहाँ हम उन तमाम साइंटिफिक कहानियों की और रिसर्च की बात करते हैं जो कोरोना से जुड़ी हैं और जिसे आपको बताना भी ज़रूरी है। आज के कोरोना कवरेज में हम बात करेंगे कि क्यों कोरोना हो जाने के बाद 5वां और 10वां दिन इम्पॉर्टेंट होता है। फिर बात होगी कि 95% प्रभावी मॉडर्ना की वैक्सीन हमें कितना पॉजिटिव संकेत देती है। साथ ही बात करेंगे एक सर्वे की जहां अमेरिका के फिजिशियंस ने बताया कि कब खत्म होगा कोरोना वायरस। और आखिर में रोज की तरह मुलाकात करेंगे एक कोरोना सर्वाइवर से। उससे पहले कोरोना से जुड़ी देश दुनिया से अपडेट्स। भारत ने एक बार फिर पिछले 4 महीनों का सबसे कम आंकड़ा दर्ज किया है। पिछले 24 घंटों में 29,163 नए मामले दर्ज हुए हैं। 14 जुलाई के बाद एक दिन में सबसे कम मामले हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में अब तक 5.49 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। वहीं अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 13.26 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और 3.82 करोड़ लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटों में राजधानी में 3,797 नए मामले सामने आए हैं। इतने ही समय में 99 लोगों की जान चली गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,012 नए मामले सामने आए और 53 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के खतरे के बीच आज से महाराष्ट्र में सभी स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन सरकार ने तय किया है कि स्कूल के सभी शिक्षकों का पहले RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए आज से अभियान शुरू होगा। 22 नवंबर तक सभी शिक्षकों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। कंपनी ने कोविड-19 के टीके के लिए ICMR के साथ भागीदारी की है। देश में औसत रिकवरी रेट 93.39% पहुंच चुका है। दुनिया के टॉप 5 संक्रमित देशों में भारत का रिकवरी रेट सबसे अच्छा है। अमेरिका में 60.84%, ब्राज़ील में 90.22% और रूस में अब तक 74.7% लोग ठीक हो पाए हैं। अमेरिका में कोविड-19 के मामले 1.1 करोड़ के भी पार पहुंच जाने के बाद अब कई राज्यों ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू कर दिए हैं। मिशिगन में हाई स्कूल और कॉलेज व्यक्तिगत उपस्थिति कक्षाएं बंद करने, रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन करने की व्यवस्था बंद करने और खेल-कूद गतिविधियों को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। दक्षिण कोरिया में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के 200 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके मद्देनज़र अधिकारी देश में सामाजिक दूरी संबंधी नियमों को सख्त करने पर विचार कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने देश भर के विमानों में लोगों के लिए मास्क लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है। ये नियम गुरुवार से लागू होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों और सहयोगियों स्टाफ की कोरोना संक्रमण जांच में 16 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। लीग ने कहा है कि 9 से 15 नवंबर के बीच 1207 खिलाड़ियों और क्लब स्टाफ की जांच की गई। पॉजिटिव पाए गए लोगों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन वे 10 दिनों तक क्वारंटाइन में ही रहेंगे। अब तक तो आप सभी जान चुके होंगे कि कोविड-19 के लक्षण हर किसी में अलग देखने को मिलते हैं। किसी में ये बहुत हल्के स्तर पर होते हैं तो किसी में ये बहुत ही गंभीर रूप ले लेते हैं, जिसकी वजह से संक्रमण के शुरुआती दिन बहुत ही कंफ्यूजिंग सा हो सकता है। हालांकि कोविड होने के बाद जो 5वां और 10वां दिन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 5th और 10th डे
वायरस की वास्तविक गंभीरता के बारे में पता चलता है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। वैसे तो कोविड-19 के 14 दिन ही भारी पड़ते हैं, लेकिन आखिर ये 5वां और 10वें दिन में क्या ऐसी खास बात है? मैंने सोचा क्यों ना इसे अपने लिए भी क्लियर कर लिया जाए और आपके लिए भी। तो इसके लिए मैंने बात की मेदांता की इंटरनल मेडिसिन की सीनियर डायरेक्टर सुशीला कटारिया से। कोविड मरीजों में 5वां और 10वां दिन जो है कह रहे हैं कि जरूरी होता है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखो, इसके लिए हमें बीमारी का जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको समझना होगा। जो कोविड का इन्फेक्शन है, ये पूरा कोर्स लगभग 2 सप्ताह का होता है, जिसमें पहला सप्ताह वायरल रेप्लिकेशन या वायरीमिया फेज है और दूसरे सप्ताह में इम्यून रिएक्शंस होती हैं या साइटोकाइन रिएक्शन होती है। मोस्टली पेशेंट्स ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि पहले सप्ताह में उनके सिम्टम्स माइल्ड रहते हैं और दूसरे सप्ताह में कुछ पेशेंट्स के, सिलेक्टेड पेशेंट्स के सिम्टम्स वर्सन हो जाते हैं। तो ध्यान रखने की बात यह है कि कई लोग बिल्कुल कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि हमारी बीमारी तो बिल्कुल ठीक हो गई, 2-4 दिन का बुखार था, बुखार भी चला गया है, और वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज में आ जाते हैं। इससे 2 चीजों का नुकसान होता है। एक तो ये है कि वायरस पूरी तरह से निकला नहीं है, तो ये लोग वो हैं जो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बीमारी को लेके सीरियस नहीं है, कैजुअल नहीं है, तो दूसरों में ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। दूसरा ये है कि इनिशियल फर्स्ट वीक नॉर्मल होने के बाद एक्सर्शन करना, उसकी वजह से इम्यून रिएक्शन को हम कई बार नेगेट कर देते हैं, इम्यून रिएक्शन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। कुछ पेशेंट्स का ऐसे होता है कि वो जल्दी हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जल्दी ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं और सब कुछ नॉर्मल होने पे एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। तो मेरे सब लोगों से अनुरोध यही है कि पहला सप्ताह बीमारी का हल्के सिम्टम्स का होता है, उसमें ध्यान रखें, बट सबसे ज्यादा ध्यान 7 दिन के बाद, 7 से 14 दिन के बीच में रखें, जिसमें बुखार का दोबारा आना, खांसी बढ़ना, ऑक्सीजन की कमी होना या और कॉम्प्लिकेशंस होना हो सकता है। टेस्ट तभी करवाएं जब डॉक्टर बताएं। पहले दिन पर सीटी स्कैन, सारे ब्लड टेस्ट करवा के नॉर्मल होके, आश्वस्त होके नहीं बैठना है। यूजुअली टेस्ट, सीटी स्कैन वगैरह का रोल सेकेंड वीक में ही होता है, क्योंकि इम्यून रिएक्शन जो होती है, साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम जो होता है, मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस उसकी वजह से होती हैं। इस स्टेज में एक चीज का और ध्यान आपको दिलाना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को अब ये पता है कि स्टीरॉइड्स का रोल है कोविड-19 इन्फेक्शन में, पर स्टीरॉइड्स को पहले सप्ताह में शुरू करना या बहुत माइल्ड केसेस में शुरू करना फायदे की बजाय नुकसानदायक भी हो सकता है। तो नटशेल में मैं ये कहूंगी कि 2 सप्ताह के पूरे पीरियड में अपना ध्यान रखें। ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन मोस्टली दूसरे सप्ताह में ज्यादा हेल्पफुल रहता है, और पहले सप्ताह में सिम्टम्स अगर हल्के हैं तो भी अपनी मॉनिटरिंग और अपना रेस्ट, डाइट, जो नियमित हल्की एक्सरसाइजेज हैं वो बनाए रखें, और टेस्ट तभी करवाएं जब डॉक्टर आपको सलाह दें। मैम, जो का इस्तेमाल डॉक्टर के सुपरविजन पे ही होना चाहिए और उन्हीं लोगों में होना चाहिए जिनको इसकी जरूरत है। मैम, जो लोग घर पर आइसोलेटेड हैं, तो क्या उनके भी सिम्टम्स जो है वो इन 7वें, आपने जो बोला कि 5 से 10 दिन के बीच में जो भी है, वो कौन कौन से सिम्टम्स को ध्यान में रखना चाहिए और हॉस्पिटल जाना चाहिए कि अब जो है वो ज्यादा दिक्कत हो रही है? हाँ, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, बल्कि मैं कहूंगी कि पहले सप्ताह में मोस्टली लोग होम आइसोलेशन में रहें तो हॉस्पिटल पे बर्डन नहीं होगा, और अगर वो एडमिट होंगे दूसरे सप्ताह में तो उनका हॉस्पिटल कोर्स भी छोटा रहेगा। जिन चीजों पे ध्यान रखना है आपको दूसरे सप्ताह में, बुखार का दोबारा अपीयर होना या बुखार की इंटेंसिटी बढ़ जाना, सूखी खांसी का होना या उसकी तीव्रता में बढ़त होना, ऑक्सीजन की कमी होना पल्स ऑक्सीमीटर में, या छोटे मोटे घर के काम करने में भी ज्यादा थकावट महसूस होना, ये मेन लक्षण हैं जिनका दूसरे सप्ताह में ध्यान रखना चाहिए। और मैम, किन मरीजों में मतलब ये जो दिन है 5 से 10 दिन का, उसमें किन मरीजों को ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत होती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो मोस्टली 80% लोगों में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। जिन लोगों में सेकेंड वीक में इन्फेक्शन बढ़ सकता है या इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है, वो मोस्टली जिनकी उम्र ज्यादा है 50 साल से, जिनका जो वजन ज्यादा है, मोटापा है, या शुगर, ब्लड प्रेशर, या पुरानी कोई अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है, या इम्यूनिटी वीक है, इन लोगों को खास तौर से दूसरे सप्ताह में केयरफुल होने की जरूरत है। ये जो 5वां और 10वां दिन है, क्या इसमें आगे चलकर क्या कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं?
एक लॉन्ग कोविड जो है वो अभी मतलब न्यूज में है, जिसको लॉन्ग हॉलर्स कहते हैं, लॉन्ग कोविड कहते हैं। क्या इस बीच ये भी पता लगाया जा सकता है कि हाँ किसी मरीज को आगे चलकर ये कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है? जिस व्यक्ति का दूसरे सप्ताह में लक्षण बढ़ जाते हैं, ब्लड टेस्ट में उनके नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज्यादा कई गुना वैल्यूज बढ़कर आती हैं, या जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से भी नीचे चली जाती है, और ये जो भी हाई रिस्क ग्रुप, वल्नरेबल ग्रुप के लोग हैं, ऐसे लोगों में लंबे समय तक सिम्टम्स का बने रहना, फेफड़ों में कुछ निशान रह जाना, या लंबे समय तक थकान बने रहना, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। या लोग जो शुरू से केयरफुल नहीं रहते, डायग्नोसिस जिनका लेट होता है, या जिनको ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं मिलता, या कुछ लोग ऐसे जिनको बहुत अर्ली स्टीरॉयड शुरू कर दिया जाता है, उनमें भी लेटर ऑन लॉन्ग टर्म वायरल शेडिंग या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशीला कटारिया हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उस पार वैक्सीन अपडेट पर विस्तार से बात करेंगे। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। तो ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है और आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। और अब बात वैक्सीन पर कर लेते हैं। तो अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन कहती है कि उसकी वैक्सीन 94.5% इफेक्टिव है। हमने तुरंत अविरल वत्स से पूछा, ये यूके में नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत है। हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे ने उनसे बात की है, आपको सुनवाते हैं। जी सर, मॉडर्ना वैक्सीन के 95% प्रोटेक्शन दिखाना या ये 95% तक इफ़ेक्टिव है, ये कितना पॉजिटिव संकेत है हमारे लिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे याद करने के लिए। मॉडर्ना वैक्सीन का जो 95% प्रोटेक्शन रेट है वो एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है वैक्सीन फील्ड की। जो एफिकेसी होती है वो, उसका मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए 100 इंसानों को हम वैक्सीन देते हैं तो उसमें से कितने हैं ऐसे जिनको वो बीमारी, वो संक्रमण नहीं होगा। तो इस केस में 95% ऐसे इंसान होंगे जिनको नहीं होगा, तो 5 को होने का खतरा फिर भी रहेगा। तो ये मतलब होता है 95% एफिकेसी का। एक इफ़ेक्टिवनेस होती है, और ये जो एफिकेसी है वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में देखी जाती है, क्लिनिकल ट्रायल्स में, डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में ये देखी जाती है, तो बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। लेकिन जो जिन लोगों पे ट्राई की जाती है, जो सैम्पल वॉलंटियर्स होते हैं, उनकी वैरायटी एज के हिसाब से, डिजीज़ के हिसाब से, एथनिसिटी के हिसाब से वो बहुत ही डाइवर्स होती है। तो जो सैम्पल होता है वो बहुत ही डाइवर्स रहता है। जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो रियल वर्ल्ड का डेटा होता है, जिसमें कि हम लॉजिस्टिक्स को लेते हैं, लोगों ने कैसे उसको लिया, उसको दी कैसे गई, वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसके कितना सक्सेस रेट रहा, उसको हम वैक्सीन इफ़ेक्टिवनेस कहते हैं। तो जो 95% एफिकेसी है, प्रोटेक्शन रेट है, वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। फाइज़र वाली का 90% आया था, वो भी बहुत इनकरेजिंग है। तो इसका मतलब ये है कि हम सेफली कह सकते हैं कि ये जो वैक्सीन्स हैं उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिल सकता है आने वाले दिनों, महीनों में, जब हम इसको लोगों को दे पाएंगे। सर, कितना प्रतिशत प्रोटेक्शन काफ़ी होता है इसमें? आइडियल सिचुएशन में तो देखिए 100% प्रोटेक्शन जो है वो हम चाहेंगे, लेकिन जो रियलिटी है उसमें 100% प्रोटेक्शन पाना बहुत मुश्किल है और ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। तो उसके चलते इसके पास हमारा, देखिए जो पुरानी वैक्सीन्स हैं उनके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, क्योंकि एफिकेसी और इफ़ेक्टिवनेस को कैलकुलेट करना एक बहुत ही रीसेंट स्टेप्स रहे हैं। तो इन्फ्लुएंज़ा की जो वैक्सीन के बारे में थोड़ा देखा गया था कि उसकी कितनी इफ़ेक्टिवनेस है, कितनी एफिकेसी है। तो वो जो फिगर्स थे वो रेंज करते थे 50-60% में भी उन्होंने अच्छा असर दिखाया था। जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन्स थी उनका जो टारगेट कह लीजिए या जो एक्सेप्टेबल लिमिट थी, वो मान के चल रहे थे कि अगर वही 50-60% एफिकेसी अगर ये वायरसेस दिखाती हैं, तब हम उनको आम जनता के लिए रोल आउट कर सकते हैं। अगर कोई
सीरियस वाले उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो उसके चलते ये जो 90%, 95% और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, जो वो भी शायद इसी उसकी जो एफिकेसी है वो भी शायद इसी लेवल की आएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो 95% जो है वो प्रोटेक्शन काफ़ी सिग्निफिकेंट है साइंस के हिसाब से। सर, स्टोरेज को लेकर हमेशा ही एक सवाल खड़ा हो जाता है जब भी हम किसी वैक्सीन अपडेट पर बात करते हैं, तो स्टोरेज को लेकर इसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? ये आपने बिल्कुल सटीक प्रश्न किया कि क्योंकि ये जो नई टेक्नोलॉजी की वैक्सीन हैं इसमें स्टोरेज का ही सबसे बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। और जो मॉडर्ना की वैक्सीन है, इससे पहले कि मैं आगे कहूँ कुछ, तो ये भी मेंशन कर दूँ कि जो डेटा हमें हमारे पास उपलब्ध है वो अभी इंटरिम एनालिसिस का ही डेटा है। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसी के बेस पर है। अभी ये डेटा, उसका जो रियल डेटा है वो भी पब्लिसाइज नहीं हुआ है, वो भी साइंटिफिक या पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आया है। तो वी आर गोइंग बाय देयर फेस वैल्यू कि जो उन्होंने कहा हम उसी पे चल रहे हैं। तो उसके चलते जो मॉडर्ना वैक्सीन कंपनी है, उन्होंने जो बताया है कि ये उनकी जो वैक्सीन है वो -20 डिग्री पर हम उसको शिप कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। और एक बार उसका तापमान कम हो जाता है तो हम उसको 30 दिन तक 2 से 8 डिग्री पर उसको स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं तब तक, जब तक वो लोगों को दी जाएगी। अगर हम इसको कंपेयर करें फाइज़र वाली वैक्सीन से, तो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि वो -70 डिग्री पे उसको शिप या ट्रांसपोर्ट और स्टोर किया जाएगा। और जब उसको वो एक बार जब वो गर्म कर ली जाती है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, तो वो 5 दिन तक ही वो स्टेबल रहेगी। तो ये जो चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि बहुत दूर दराज के इलाकों में ये देनी पड़ सकती है, ऐसी जगहों पर देनी पड़ सकती है जहाँ पे -70 -20 डिग्री हम मेंटेन ना कर सकें और ऐसे फ्रिज भी ना हो, तो ये चैलेंज तो रहेगा। लेकिन जो मॉडर्ना ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो भी काफ़ी इनकरेजिंग है। सर, इस वैक्सीन का प्रोटेक्शन कितने लंबे समय तक रह सकता है, या कहे मतलब कब तक ये एक इंसानी शरीर पर अपना प्रभाव जमा कर रख सकता है? ये प्रश्न का उत्तर अभी देना संभव नहीं होगा कि इसका असर कब तक रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर मालूम है अभी कि जो प्लान बन रहा है कि ये जो वैक्सीन्स हैं दोनों, उनकी 2 डोजेज़ लगेंगी और 3 हफ्ते के अंतर पर दोनों एक डोज दी जाएगी। इसका जो असर है वो कितनी देर तक रहेगा ये हमें समय रहते ही मालूम चलेगा, क्योंकि अगर हम ध्यान से सोचें, जो फ़ेज़ 3 ट्रायल्स हैं, जो फ़ेज़ 3 ट्रायल्स होती हैं वो इसी काम को जानने के लिए होती हैं, इसीलिए उनको अक्सर सालों साल लग जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम सबको बहुत जल्दी है इस वैक्सीन को सेफली और इफ़ेक्टिवली मार्केट में लाने के लिए, तो वो वाला जो एनालिसिस है कि हमें ये जो प्रोटेक्शन है वो कितनी देर तक रहेगी, वो अभी हम आगे अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, उसके बारे में हमें ज़्यादा मालूम चलता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल जो आइडिया अमूमन हम कहें कि एक वाइल्ड गैस कह लीजिए या इंटेलिजेंट गैस कह लीजिए, तो उम्मीद ये की जाएगी कि कम से कम 3-4 महीने तो इसका जो प्रोटेक्शन है वो रहे। और उसके बारे में भी जब ये वैक्सीन्स का जो रियल डेटा है वो अपना पब्लिक डोमेन में आएगा, तब उसको बेटर एनालाइज करके इस चीज़ का उत्तर दिया जा सकता है कि ये प्रोटेक्शन हमें कब तक दी जाएगी। क्विकली अगर बताऊं तो अगर हम जो लोग वैसे कोविड से जो रिकवर कर रहे हैं, उनमें जो प्रोटेक्शन का लेवल है, क्योंकि उनमें भी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो उनमें जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो भी बहुत वेरिड है। कुछ लोगों में 1-2 महीने रहता है, कुछ लोगों में लंबा रह रहा है। तो ये भी डिपेंड करता है कि उनको बीमारी कितनी सीवियर हुई थी। तो इसकी जो इम्यूनिटी है, पोस्ट इन्फेक्शन या पोस्ट वैक्सीन इम्यूनिटी के बारे में अभी पुख्ता तरीके से कुछ भी कहना वाजिब नहीं होगा। आने वाले अगले 6 महीने में, 1 साल में इसके ऊपर हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी। शुक्रिया प्रतीक, डॉक्टर अविरल वत्स से बातचीत करने के लिए। डॉक्टर अविरल वत्स से हमेशा ही डिटेल्ड और दिलचस्प बात होती है। द फिजिशियंस फाउंडेशन ने एक सर्वे करवाया। सर्वे में अमेरिका के 3000 से ज़्यादा फिजिशियन से बातचीत की और कोरोना महामारी पर उनसे बात की। इस पूरे सर्वे को हमारी सहयोगी साक्षी ने पढ़ा है। आइए साक्षी से ही जानते हैं। तो साक्षी, मेरा आपसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर क्या कहती है ये स्टडी, हमें भी बताइए। जी खुशबू, ये जो रिसर्च है वो द फिजिशियंस फाउंडेशन 2020 की गई एक सर्वे है,
जो कि अमेरिका में हुई है, अमेरिका की सर्वे है। इस सर्वे में शामिल फिजिशियंस का कहना है कि कोविड-19 वायरस जो कि पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है, ये जो वायरस है वो अभी जनवरी 2021 तक तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि शायद इसे अंडर कंट्रोल में आने में 2021 का जून महीना भी शामिल हो सकता है, यानी इसे कंट्रोल होने में 2021 ये साल भी आधा खत्म हो सकता है। सबसे पहले तो उन लोगों ने यही चीजें जो हैं अपनी रिसर्च में बताई हैं। साक्षी, ये तो बात हुई रिसर्च के बारे में, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या कहती हैं। जी खुशबू, इस रिसर्च के फिजिशियंस ये भी कहते हैं कि अगर पेशेंट्स की देखभाल अच्छी तरह से ना की जाए, अगर उसमें देरी हो तो बाद में इसके परिणाम काफ़ी बुरे साबित हो सकते हैं। और अगर इसकी फाइंडिंग्स की बात करें तो इसमें 59% फिजिशियंस का मानना है कि बिजनेस, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस जिन्हें अभी धीरे धीरे खोला जा रहा है, इसमें काफ़ी रिस्क है। इससे सिचुएशन जो है कंपैरेटिवली बहुत बिगड़ेगी, जो कि अब तक थोड़ी कंट्रोल में थी जब लोग पूरी तरह से आइसोलेट थे। क्या इस स्टडी में डॉक्टर्स या फिजिशियंस की दिक्कतों के बारे में भी कुछ बताया है? जी खुशबू, इस स्टडी में फिजिशियंस की मौजूदा स्थिति पर भी ज़्यादा फोकस किया गया है। वो ये कि स्टडी के सर्वे में जो कि 15 जुलाई से 26 जुलाई के आसपास किया गया था, उसमें ये सामने आया है कि इस सिचुएशन में कोविड की 8%, ये जो सिचुएशन है कोविड की, उसमें 8% फिजिशियंस ने अपनी प्रैक्टिस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। साथ ही साथ 43% फिजिशियंस ने अपने साथी स्टाफ्स, नर्सेज, इन सभी लोगों को भी निकाल दिया है। बहुत ही कम लोगों के साथ अब ये लोग जो हैं काम कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस समय 72% फिजिशियंस की जो इनकम है वो काफ़ी कम हो गई है और कई लोगों को पूरी तरह से नुकसान भी झेलना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी इस इंटरेस्टिंग सर्वे को बताने के लिए। और अब तक हम आपको शहर में रहने वाले कई कोरोना सर्वाइवर से मुलाकात करवाते आ रहे थे, लेकिन आज जिस सर्वाइवर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो ग्रामीण इलाके से है, मध्य प्रदेश के जिया गांव से। इनका नाम है बलराम पुरोहित। ये एक शिक्षक हैं। इन्होंने कोरोना को लेकर हर एहतियात बरती और कोरोना को मात दी। गांव में कोरोना को लेकर लोग कितने सतर्क हैं, हमने इनसे ये भी जाना। हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे ने इनसे बात की है, आपको सुनवाते हैं। जी सर, तो आपको कब कैसे ये मालूम पड़ा कि आपको कोरोना हुआ है और फिर किस तरह से आपने ट्रीटमेंट लिया? मैं जब से ये लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद से जब लॉकडाउन हटा, मैंने पूरी सावधानी रखी। सैनिटाइज़र लेके आया, घर पर भी, दुकान पर भी, स्कूल में भी, और हमेशा मास्क लगा के रखा। फिर भी मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह से संक्रमित हुआ। मुझे 14-15 सितंबर के आसपास बुखार आया एक दिन के लिए, और बुखार आने के बाद मैंने जो घर में अपने घरेलू उपचार थे वो लिए। उसके बाद बुखार तो नहीं आया पर मुझे खांसी चलना शुरू हुई। जब खांसी बंद नहीं हुई तो मैं इंदौर गया। इंदौर में मेरा कजिन जो है वो डॉक्टर है, उसकी सलाह पर मैंने चेस्ट का सीटी स्कैन करवाया, और सीटी स्कैन करवाने के बाद उसमें इन्फेक्शन आया। जब रिपोर्ट में इन्फेक्शन आया तो मैं यूरेका हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और फिर मेरी जांच भी जो हुई वो पॉजिटिव आई, और चेस्ट में भी लगभग 15-20% के लगभग इन्फेक्शन आया। तो वहाँ आपने क्या ट्रीटमेंट लिया था जब भी आप एडमिट थे? प्राइवेट में थे या फिर कोविड सेंटर में? नहीं, मैं प्राइवेट, लेकिन वो कोविड के लिए अलाउ जब गवर्नमेंट ने करे तो वो कोविड वार्ड ही था, जिसमें मुझे ट्रीटमेंट का डॉक्टर प्रकाश जोशी जो एमडी है, उन्होंने मुझे रेमडेसिविर और जो भी उनको ट्रीटमेंट लगा वो उन्होंने दिया, और 5 दिन में मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। तो आपके घर परिवार में कितने लोग हैं? मेरे घर में मेरे अलावा 3 लोग और पॉजिटिव आए, मेरा छोटा भाई, बहू और मेरी मिसेस, लेकिन उन्हें कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं थे। इसके बाद भी जब पूरे घर के सदस्यों की जांच हुई तो हम 9 सदस्य हैं परिवार में, जिसमें 3 लोग और मेरे अलावा मेरे अतिरिक्त 3 लोग और पॉजिटिव आए। फिर हम लोगों ने घर पर ही, जब मैं हॉस्पिटल से छुट्टी हुई मेरी और घर आया, तो घर 14 दिन के लिए हम क्वारंटाइन रहे। उसका हमने पूरी तरह पालन करा, और उसके बाद से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। अब मुझे कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, चूँकि आप एक शिक्षक है ग्रामीण इलाके में, तो ग्रामीण में लोग किस तरह से कोरोना को देख रहे हैं? वहाँ पर उनकी क्या राय है कोरोना को लेकर? क्या वहाँ डर है या फिर वो इसे हल्के में ले रहे हैं?
नहीं, शुरुआत में तो ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना को लेके थोड़ी संजीदगी थी, लेकिन अब जहाँ तक देखने में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में तो कोरोना को किसी तरह कोई सीरियस ले ही नहीं रहा है। हर आदमी ये मानता है कि कोरोना गांव में तो आएगा ही नहीं, इसलिए गांव में कोई बहुत ज़्यादा इसके प्रति जागरूकता नहीं है। जी, आपने शुरुआत में बताया कि आपने बहुत मतलब सख्ती से आपने सारे एहतियात बरते, आपने मास्क लगाया, सैनिटाइजेशन का यूज़ किया, लेकिन आप ही के जैसे और भी हमारे जो ग्रामीण इलाके के श्रोता हैं उनको आप क्या कहेंगे कि इतनी सख्ती बरतने के बाद भी, आप ग्रामीण इलाके में होने के बाद भी आपको कोरोना हो गया? मैं अपने अनुभव के आधार पर सभी लोगों से, साथियों से एक ही निवेदन करूंगा कि सावधानी भी रखें। इसके अतिरिक्त यदि जरा सा भी हमें ऐसा लगे सर्दी जुकाम बुखार, तो जांच करवाने में, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में एक भय का माहौल है। आदमी बीमार होता है, बीमार होने के साथ साथ यहाँ घर जो भी अपने स्थानीय डॉक्टर है उनसे इलाज करवाता है, लेकिन कोविड की जांच नहीं करवाता है। तो मैं सभी को आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि सभी जिनको भी इस तरह की कोई डिसीज़ होती है, सर्दी जुकाम बुखार, वो शीघ्र अतिशीघ्र जांच करवा, क्योंकि जितनी जल्दी जांच होगी, जितनी जल्दी पता चलेगा कि हमें कोरोना है, उतना आसान है इलाज कराना, और जितना हम लेट होंगे उतना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए मैं सभी से एक ही अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से जी कि अतिशीघ्र जांच करवा, जैसे हमें से कोई ऐसा लक्षण लगे तुरंत कोरोना की जांच करवाएं। जी। और सर, जब आप पॉजिटिव पाए गए थे तो गांव में लोगों का किस तरीके से रिएक्शन था? नहीं, गांव में तो लोगों की मेरे प्रति पूरी सद्भावना थी जी। और दूसरा, जब सबको मालूम पड़ा कि सर पॉजिटिव आ गए हैं, तो उन्होंने मतलब मंदिरों में इनमें मेरे लिए दुआ करी, और गांव के 2 मंदिरों में 5 दिन जब तक मैं भर्ती रहा तब तक हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ होते रहे। तो इसके लिए भी मैं गांव वालों का बहुत धन्यवाद दूंगा। साथ ही गांव में उस समय कुछ जागरूकता आई कि भाई ऐसा हो रहा है तो अपन और अलर्ट रहें जी। लेकिन फिर भी गांव में जो कोरोना के प्रति जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है, और जांच करवाने से भी लोग डरते हैं। आपने बीच में बताया था कि आपने शुरुआत में घरेलू उपचार ही लिया है, तो वो क्या क्या था, थोड़ा हमें ये बताइए। घरेलू उपचार में जैसे कि हल्दी दूध है जी, इसके बाद काढ़ा, जो आयुष काढ़ा जो वितरित किया गया था आंगनबाड़ियों के माध्यम से जी, और वो लेने से मेरे बुखार जो है वो उतर गई थी। इस कारण से मुझे डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा जी। और खांसी बंद नहीं हुई, इस कारण से फिर इंदौर जाना पड़ा, क्योंकि खांसी बंद नहीं हो रही थी, बार बार खांसी आ रही थी, बात करता था तब भी खांसी चल रही थी, इसलिए इंदौर जाना पड़ा। और वहाँ चेस्ट का जब सीटी स्कैन करवाया तो कोविड का पता चला कि मेरे फेफड़ों में इन्फेक्शन है, लगभग 10-15% के आसपास। शुक्रिया बलराम पुरोहित जी, और आपको आज तक रेडियो की पूरी टीम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। और अब कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। तो ध्यान रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। और आज के कोरोना कवरेज में बस इतना ही। आपको कोरोना कवरेज कैसा लगा, हमें फीडबैक दीजिए, हम आपका मेल ज़रूर पढ़ेंगे। लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम खुशबू है और आप अपने और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मुझे अब दीजिए इजाज़त। बाय बाय। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।